हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। भूगोल से जुड़े हुए उन खास टॉपिक पर यहाँ चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, यानी वे सभी कंसेप्ट, वे सभी टॉपिक जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में सहायक हो सकते हैं। उनके टॉपिक्स या उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उन्हें यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति हो, अक्षांशी देशांती रेखाएं हैं, मौसम और ऋतुओं में होने वाला परिवर्तन हो। हमने देखा सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों के बारे में, डिटेल्स इनके बारे में हमने चर्चा की और हमने भूकंप से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें भी देखा। ठीक है, भूकंप कैसे आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे मापा जाता है, हमने डिटेल्स इसके बारे में समझा है। हमने यह भी देखा कि जो पृथ्वी में भू संचलन होता है, अर्थ मूवमेंट होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार है। हमने अंतर्जात बलों के बारे में पढ़ा और अंतर्जात बल में ही हमने देखा कैसे पटल विरूपणी बल कार्य करता है। पटल विरूपणी बल के भीतर हमने क्रमशः अलग अलग बलों को पढ़ा। जैसे हमने देखा कि कैसे अधोमुखी और जो अधिमुखी संचलन है वह कार्य करता है। यह संचलन किसके भीतर आता है? महादेश जनक संचलन के, है ना। तो हमने पटल विरूपणी जो बल है, पटल विरूपणी बल में जो सेगमेंट डिवाइड किए गए हैं महादेश जनक संचलन से जुड़े हुए और पर्वत निर्माणकारी बल से जुड़े हुए, उन्हीं पर चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम में ही आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक क्रम है, सिस्टमैटिक है, आप देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखेंगे आप तो आपको सटीक जानकारी प्राप्त होगी उस टॉपिक के बारे में। अब आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम पढ़ रहे हैं भ्रंश के बारे में, फॉल्ट के बारे में, कि आखिर फॉल्ट या भ्रंश क्या होते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने चर्चा कर रखा है किसके बारे में? पटल विरूपणी के बल के बारे में। और पटल विरूपणी बल में हमने देखा कि कैसे दो प्रकार से कार्य करते हैं, एक तो महादेश जनक संचलन और दूसरा पर्वत निर्माणकारी संचलन। फिर हमने पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में पढ़ रखा है कि आखिर पर्वत निर्माणकारी संचलन क्या होते हैं। पर्वत निर्माणकारी संचलन में हमने क्या देखा कि इसमें दो तरीके से बल कार्य करते हैं, है ना। पहला कौन सा बल कार्य करता है? पहला बल कार्य करता है, ध्यान रखें, संपीडनात्मक बल। संपीडनात्मक बल। अब ये संपीडनात्मक बल क्या है? कंप्रेशनल फोर्स। ये कुछ इस तरीके से कार्य करता है, आमने सामने बल कार्य कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो संपीडनात्मक बल की वजह से जिस आकृति का निर्माण होता है, जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है, वह क्या है? वह है वलन। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? वलन के बारे में। वलन क्या होते हैं, वलन के प्रकार क्या होते हैं, है ना, ये हमने डिटेल से पढ़ा। संवलन भी इसके भीतर शामिल होते हैं। और जो पर्वत निर्माणकारी संचलन में ही दूसरा बल कार्य करता है, वह बल है तनाव मूलक बल। ठीक है, क्या है? तनाव मूलक बल। तो अंतर्जात बल के भीतर पर्वत निर्माणकारी संचलन में जो टेंशन फोर्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तनाव मूलक बल है। तनाव मूलक बल के माध्यम से ही फॉल्ट यानी भ्रंशों का निर्माण होता है। तो भ्रंश के फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखिएगा कौन सा बल जिम्मेदार है? पर्वत निर्माणकारी संचलन जिम्मेदार है और तनाव मूलक बल जिम्मेदार है। ध्यान रखें, भ्रंश के फॉर्मेशन में, फॉल्ट के फॉर्मेशन में क्या जिम्मेदार है? तनाव मूलक बल। क्योंकि तनाव मूलक बल की वजह से पृथ्वी के अंतर्जात बल में जब ऊपर की ओर बल कार्य करता है, तो ये जो अंतर्जात बल के माध्यम से जो धरातल में चट्टाने हैं, उन चट्टानों में तनाव यानी टेंशन उत्पन्न होता है। जैसे ही तनाव उत्पन्न होता है, तनाव की वजह से उस चट्टान में दरकने, क्रैक्स आ जाते हैं, उनमें दरार पड़ जाती है। तो उन दरार की वजह से, उन चटकनों की वजह से क्या होता है? ध्यान रखें, चटकनों को क्रैक्स बोलते हैं। उन क्रैक्स की वजह से भ्रंशों का निर्माण होता है। ठीक है, दरारों की वजह से क्या होता है? भ्रंशों का निर्माण होता है, फॉल्ट्स का निर्माण होता है। आज हम इन्हीं फॉल्ट्स और इन्हीं फॉल्ट्स के प्रकारों के बारे में, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, भ्रंश क्या है? तो भ्रंश से के बारे में जब आपसे पूछा जाए
तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले भ्रंश यानी फॉल्ट का निर्माण किसके माध्यम से हो रहा है? हमने देखा कि इनका निर्माण हो रहा है क्षैतिज संचलन के फलस्वरूप। तो पृथ्वी के अंतर्जात बल में या पृथ्वी के अंतर्जात बल के माध्यम से क्षैतिज संचलन के फलस्वरूप तनाव मूलक बल की वजह से भ्रंशों का निर्माण होता है। भ्रंशों का निर्माण किस वजह से होता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्षैतिज संचलन की वजह से होता है, और क्या ध्यान रखना है कि इससे जो भूतल की चट्टानें हैं, भूतल की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में बदलाव उत्पन्न होता है। उन चट्टानों में आप देखेंगे कि क्या स्थिति होगी, उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, उन चट्टानों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब ये बदलाव कैसे हैं? ये बदलाव ऐसे हैं कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई चट्टान है, हम इसे ही लेकर चलेंगे, ठीक है, इसी चट्टान को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। क्षैतिज, मान लीजिए इसमें क्षैतिज तनाव मूलक बल कार्य कर रहा है, क्षैतिज तनाव मूलक बल। तो क्षैतिज तनाव मूलक बल की यदि तीव्रता बढ़ जाती है, क्षैतिज तनाव मूलक बल की वजह से जो चट्टानें हैं, धरातल की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में स्थानांतरण देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि तनाव मूलक बल की वजह से, क्षैतिज संचलन के फलस्वरूप तनाव मूलक बल की वजह से चट्टानों में जो स्थानांतरण देखने को मिलता है, इस स्थानांतरण के फलस्वरूप ही किसका, भ्रंशों का निर्माण होता है, ठीक है। तो तनाव मूलक बल से क्या होगा, चट्टानों में दरारें पैदा होंगी, चट्टानों में दरारें पैदा होंगी, चट्टानों में क्या होंगी, चटकने आएंगी, ठीक है, दरार पैदा होगी। इन दरारों की वजह से अब देखिए ये जो दरार है, ये जो दरारें आई, इन दरारों में एक खास बात क्या है कि ये चट्टान कहीं से भी टूट सकती है, और किस दिशा में बल लग रहा है, किस दिशा में बल आरोपित हो रहा है, ये चट्टानें किस दिशा में जा रही हैं, यानी दूर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं या एक दूसरे के आमने सामने वाली दिशा में जाकर टूट रही हैं। इस वजह से पता चलता है कि भ्रंश कितने प्रकार के हैं। ये कारण है ये बताने के कि भ्रंश का वह प्रकार क्या है। ध्यान रखिएगा, जब हम भ्रंशों के प्रकार के बारे में आगे पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको यही बताएगा कि बल किस तरीके से कार्य कर रहा है उन चट्टानों में, ठीक है। तो ध्यान रखें, सबसे पहली बात, जब भ्रंशों के बारे में या फॉल्ट की डेफिनेशन पूछी जाए, तो जब क्षैतिज तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण चट्टानों का क्या होगा, स्थानांतरण देखने को मिलेगा भूपटल पर या भूतल के सापेक्ष, तो किस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है, ठीक है, फॉल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब आपको डेफिनेशन पूछी जाए इसकी, तो आपको डेफिनेशन कैसी देनी है भ्रंश की या फॉल्ट की, आपको डेफिनेशन में लिखना है कि जब क्षैतिज तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण चट्टानों का स्थानांतरण, ध्यान रखिएगा, चट्टानों का स्थानांतरण भूपटल के सहारे होता है, भूपटल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण, या तो चट्टानें टूटकर कुछ इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली जाए, ठीक है, या चट्टानें टूटकर, मान लीजिए एक चट्टान है, ये टूटी और ऊपर की ओर खिसक गई, ठीक है, तो या तो चट्टानें टूटकर कुछ इस तरीके से जाए, या चट्टानों में बल आमने सामने कार्य कर रहा हो। ध्यान रखें, यहां पर चट्टानों का बल क्या हो, आमने सामने कार्य कर रहा हो, और ऊपर की ओर खिसक जाए चट्टान। तो देखिए अलग अलग तरीके से भ्रंशों का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भ्रंश का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, भ्रंश का निर्माण हो रहा है। तो आपने रिफ्ट वैली वगैरह पढ़ी होगी, ब्लॉक पर्वत पढ़े होंगे, ये सभी, इन सभी का फॉर्मेशन किसके माध्यम से होता है, क्षैतिज संचलन के माध्यम से होता है, क्षैतिज तनाव मूलक संचलन के माध्यम से होता है। कई बार कुछ भ्रंशों का निर्माण संपीड़न के माध्यम से भी होता है, लेकिन जो सामान्य तौर पर भ्रंशों का निर्माण होगा वह किसके माध्यम से होगा, तनाव मूलक बल के माध्यम से होगा। लेकिन आपको एक दो भ्रंश ऐसे मिलेंगे, जैसे विक्रम भ्रंश की हम बात करेंगे, उसका फॉर्मेशन होता है संपीड़नात्मक बल की वजह से। क्यों, हम इसे आगे पढ़ेंगे जब हम प्रकार जानेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो देखा हमने क्या कि आखिर भ्रंश क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अब हम भ्रंशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स देखेंगे कि भ्रंशों के कितने प्रकार हो सकते हैं। भ्रंश के बारे में एक दो चीजें और आपको जाननी होंगी। मान लीजिए हम भ्रंश के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कोई आकार है जिसे आप देखेंगे, आकृति है,
ठीक है। तो जिस मान लीजिए इस एंगल से चट्टाने टूट गई, ठीक है, चट्टान टूट गई, फिर ये जो एंगल बन रहा है किससे, क्षैतिज तल के सापेक्ष, क्षैतिज तल के सापेक्ष आपने देखा कि जो चट्टान का हिस्सा है टूट कर कुछ इस तरीके से यहाँ ढाल बन गई, ठीक है। अब यह जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं नति, ठीक है, जहां पर लंब पड़ेगा, ध्यान रखें, उसे नति लंब कहते हैं, ठीक है, नति लंब, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके सापेक्षी, भ्रंश के सापेक्षी कुछ आकृतियां हैं और आकृतियों के बारे में आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पर पूछा जाए कि एंगल जो बन रहा है तो इसे हम नति कोण कहते हैं। तो भ्रंशों में जब नति कोण के बारे में कोई बात पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, क्षैतिज तल के सापेक्ष ये जो एंगल बन रहा है वही क्या है, नति कोण, ठीक है। तो भ्रंश से रिलेटेड जो भी कुछ शब्दावलियां हो सकती थी वो हमने देखी। अगर ये पूछा जाए कि भ्रंश का वह हिस्सा जो ऊपर की ओर उठा हुआ है और एक हिस्सा जो नीचे की ओर धंसा हुआ है, इसे आप क्रमशः क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसे ऊर्ध्वपात खंड कहते हैं। ये हिस्सा जो ऊपर की ओर है उसे ऊर्ध्वपात खंड कहेंगे और वह हिस्सा जो नीचे की ओर है इसे अधपाद खंड, ठीक है, नीचे की ओर धंसा हुआ है, यह ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है। तो कुछ खास शब्दावलियां हमने देखा, ठीक है। बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकारों के बारे में। तो हमने देखा भ्रंशन में लगने वाले बल किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसके आधार पर भ्रंश जो है वे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण भ्रंश के बारे में। साधारण भ्रंश, कौन से भ्रंश साधारण या जनरल फॉल्ट होंगे, इसे हम जनरल फॉल्ट कहेंगे। साधारण भ्रंश की बात करें, जनरल फॉल्ट की बात करें, तो ये वे भ्रंश हैं जिसमें जब जो चट्टाने हैं, चट्टानों में जो बल कार्य कर रहा है, मान लीजिए चट्टाने क्या होंगी, इनमें दरार उत्पन्न हो रही है। फॉल्ट का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों में दरार के पड़ने से, दरारों के उत्पन्न होने से फॉल्ट का निर्माण हो रहा है। तो किसे हम सामान्य या नॉर्मल फॉल्ट कहेंगे, ध्यान रखें, इसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉल्ट। तो कौन सा फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट होगा, ध्यान रखिए, वे चट्टान, मान लीजिए कि जब उन चट्टानों में कुछ इस तरीके से दरार पड़े कि चट्टान एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसक जाए, चट्टान एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसक जाए, तो इससे जिस प्रकार के भ्रंश का निर्माण होता है उसे सिंपल, माफ कीजिएगा, नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, उसे साधारण फॉल्ट या साधारण भ्रंश कहा जाता है। तो चट्टान में दरार पड़ जाने के कारण, चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण जो चट्टानों की ये खंड हैं, 2 खंड आपने देखे, दरार पड़ गई, चट्टान में दरार पड़ जाने के कारण जब दोनों खंड एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, तो इस तरीके से जिस फॉल्ट या भ्रंश का निर्माण होता है उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं, उसे नॉर्मल फॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, हमने देखा चट्टान जो जिनमें दरार पड़ी, उनके जो भी खंड है वे क्या हुए, एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसक गए, ठीक है, ये था नॉर्मल फॉल्ट। दूसरा, इसे हम कहेंगे व्युत्क्रम फॉल्ट, या आप कहेंगे रिवर्स फॉल्ट, इसे हम व्युत्क्रम भ्रंश के रूप में जानते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है वह है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रम भ्रंश, या आप इसे कह सकते हैं रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि कौन से फॉल्ट या कौन से भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहा जाएगा, तो जब चट्टानों में दरार पड़े, मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, उस पर दरार पड़ गई, चट्टानों में दरार के माध्यम से या दरार पड़ने के बाद मान लीजिए जो चट्टानों में फोर्स कार्य कर रहा है, या चट्टानों के जो 2 खंड बने वे 2 खंड आमने सामने, आमने सामने क्या हो, आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने बल लगाएं, तो इस तरीके से जिस तरीके के फॉल्ट का निर्माण होता है या इस तरह जिस भ्रंश का निर्माण होता है उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं, उसे रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चट्टानों में दरार के माध्यम से क्या हो रहा है, दोनों खंड
आमने सामने खिसक रहे हैं, दोनों खंड आमने सामने खिसक रहे हैं। और जब ये आमने सामने खिसकते हैं तो कोई एक खंड क्या होगा, क्षेपित हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, हमने देखा कि चट्टानों में दरार पड़ने के माध्यम से ये जो खंड थे दोनों वे आमने सामने बल लगाने लगे और आमने सामने की तरफ क्या हो गए, खिसक गए। इस वजह से यहां पर एक बात निकलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं आमने सामने खिसकने की वजह से यहां पर संपीड़न हो रहा है, यानी विक्रम भ्रंश का निर्माण संपीड़नात्मक बल की वजह से होता है, संपीड़नात्मक बल की वजह से हो रहा है। और इसमें संचलन कैसे कार्य कर रहा है, क्षैतिज संचलन। तो ध्यान रखिएगा, जो विक्रम भ्रंश है वह क्षैतिज संचलन के फलस्वरूप जो संपीड़नात्मक बल कार्य करता है उसके माध्यम से ही निर्मित होते हैं। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको कि जो विक्रम भ्रंश है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, क्षैतिज संचलन में संपीड़नात्मक बल के फलस्वरूप जो विक्रम भ्रंश है उनका निर्माण, उनका फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इन्हें संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं, कंप्रेशनल फोर्स भी कहते हैं, माफ कीजिएगा, कंप्रेशनल फॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, विक्रम भ्रंश के अलावा संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि जब दरारें पड़ी और दोनों खंड एक दूसरे के सामने आमने सामने खिसक गए, इस प्रक्रिया में क्या हुई, एक जो खंड है वह दूसरे खंड में क्या हो गया, क्षेपित हो गया। तो जब एक खंड दूसरे खंड में क्षेपित हो जाता है इस वजह से इसे क्षेपित भ्रंश भी कहा जाता है, इसे क्षेपित, ध्यान रखें, इसे क्षेपित भ्रंश भी कहा जाता है, क्षेपित भ्रंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक खंड दूसरे खंड में क्या हो रहा है, क्षेपित हो रहा है, क्षेपण की क्रिया हो रही है। अब यह क्रिया क्या कहलाती है, थ्रस्ट कहलाती है, ध्यान रखिएगा। इस वजह से इसे थ्रस्ट फॉल्ट भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं विक्रम भ्रंश में कुछ खास शब्द थे, टर्म्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, किन किन नामों से जाना जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ किस प्रक्रिया के माध्यम से एक खंड दूसरे खंड में क्षेपित होता है ये भी ध्यान रखिएगा। इस वजह से किन अन्य नामों से जानते हैं। ठीक, बात करते हैं हमारे भ्रंश के तीसरे प्रकार की। जो तीसरा प्रकार है उसे कहा जाता है नति लंबी सर्पण भ्रंश। ध्यान रखें, नति लंबी सर्पण भ्रंश। देखिए ये है क्या, नति लंबी सर्पण भ्रंश जो आपने अभी देखा ये है क्या, इसे दरअसल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट लिख सकते हैं आप। ये है क्या, नति लंबी सर्पण भ्रंश। देखिए हमने अभी देखा दो प्रकार के भ्रंश जहां चट्टानें आमने सामने कार्य कर रही थी और हमने देखा चट्टानें विपरीत दिशा में कार्य कर रही हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए दो चट्टानें हैं जो भी आमने सामने बल लगा रही थी और विपरीत दिशा में बल लगा रही थी, ये चट्टानें क्षैतिज दिशा में बल लगाए। तो जब क्या हो, क्षैतिज दिशा में बल कार्य करे, जो चट्टानें हैं या मान लीजिए चट्टान है, चट्टान में दरार पड़ने के फलस्वरूप ये क्षैतिज दिशा में खिसक जाए। तो क्षैतिज दिशा में खिसक जाने की वजह से जिस प्रकार के भ्रंशों का निर्माण होता है उन्हें नति लंबी सर्पण भ्रंश कहा जाता है। तो इसमें खंडों का जो खिसकाव है, दरार पड़ने के फलस्वरूप जो खंड खिसकते हैं या चट्टानों का खिसकना होता है वह किस दिशा में होता है, जब चट्टानें, इसमें लिख सकते हैं जब चट्टानें किस दिशा में खिसक रही हो, क्षैतिज दिशा में। लेकिन ये क्या, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि चट्टानें किसके सहारे, जो भ्रंश जिस तल पर भ्रंश बन रहा है, भ्रंश तल के सहारे चट्टानें जब क्षैतिज दिशा में खिसक जाती हैं तो नतिलंबी सर्पण भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब चट्टानें क्षैतिज तल के सहारे, भ्रंश तल के सहारे, माफ कीजिएगा, भ्रंश तल के सापेक्ष क्या हो, क्षैतिज दिशा में खिसक जाए।
तो इससे नतिलंबी सर्पण भ्रंश का निर्माण होता है। इस प्रकार के भ्रंश या इस टाइप के भ्रंशों में देखा गया है कि इनकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती। ठीक है, तो जब भी आपको नतिलंबी सर्पण भ्रंश के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो भ्रंश होते हैं नतिलंबी सर्पण भ्रंश, वे बहुत ऊंचे नहीं होते, यानी कम ऊंचे होते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नतिलंबी सर्पण भ्रंश के बारे में देखा। यदि आपको डायग्राम बनाना के लिए कहा जाए या पूछा जाए तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। जो खंड है उनका इस तरीके से ये एक दूसरे के तल क्षैतिज खिसक गया है। ठीक है, तो इसके अलावा ये हमने पढ़ा भ्रंश का तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार है सोपानी भ्रंश। नाम से ही आप देखिए सोपान, एक सोपान क्रम होता है ना, एक सिस्टमैटिक वे होता है किसी चीज का, इसलिए चूंकि इस भ्रंश में भी एक सिस्टमैटिक सोपान है, इस वजह से ही इसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है, इसे स्टेप फॉल्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस भ्रंश में क्या है, स्टेप है, एक सोपान क्रम है। आपने राइन नदी देखी होगी यूरोप में, जो यूरोप की राइन नदी है वह सोपान क्रम या आप कह सकते हैं सोपानी भ्रंश का ही उदाहरण है। उस सोपानी भ्रंश के ऊपर ही वह नदी प्रवाहित तो होती है क्या ये सोपान क्रम? तो कुछ इस तरीके से सीढ़ीनुमा संरचना के माध्यम से ये जो आप आकृति देख रहे होंगे, ठीक है, तो इसका एक निश्चित क्या है, सोपान क्रम है, इसके माध्यम से ऊपर राइन नदी प्रवाहित होती है। सोपान क्रम देख रहे होंगे आप, सीढ़ीनुमा आकृतियां देख रहे होंगे, है ना, तो जब सभी भ्रंश क्या हो, तल के ढाल की ही दिशा में हो, ये है तल का, तो जब सभी भ्रंश तल के ढाल की दिशा में हो, तल के ढाल, अब यहां पर सवाल होगा ढाल क्या है, तो आप ये देख रहे हैं ये दरअसल ढाल है। ठीक है, तो जब सभी भ्रंश तल के ढाल की दिशा में होना चाहिए, यहाँ की दिशा में हो, तो ये इस तरीके से जैसे या जिस प्रकार के भ्रंश का निर्माण होता है उसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है, उसे स्टेप फॉल्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने राइन नदी के बारे में चर्चा की है, यूरोप की नदी है, वह दरअसल सोपानी भ्रंश के ही एग्जाम्पल के तौर पर देखी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 प्रकार के भ्रंशों के बारे में पढ़ा, इनके प्रकारों को जानने की कोशिश की कि आखिर ये कौन कौन से हैं। साधारण भ्रंश, ठीक है, दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश, ठीक है, नतिलंबी सर्पण भ्रंश, ठीक, और चौथा है सोपानी भ्रंश। ये कैसे फॉर्म होते हैं ये भी हमने समझा, और इनकी आकृतियां क्या है ये भी हमने देखने की कोशिश की है। ठीक है, इस तरीके से हमने भ्रंश के बारे में जाना और भ्रंशों के प्रकार के बारे में समझा, भ्रंश के माध्यम से कैसी कैसी आकृतियों का निर्माण होता है और कौन सी इंपॉर्टेंट स्थलाकृतियां हैं जो काफी फेमस है, चर्चा में रही हैं, आगे हम उनके बारे में भी जानेंगे। आज के सेशन के बाद आपको ये समझ में आया कि हमने अंतर्जात बल के माध्यम से जितनी आकृतियां बनती हैं और अंतर्जात बल कैसे कार्य करता है हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है हमारे अगले सेशन में हम बहिर्जात बल के बारे में पढ़ें कि बहिर्जात बल क्या होते हैं और बहिर्जात बल के माध्यम से कौन कौन सी आकृतियों का फॉर्मेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहिर्जात बल कार्य कैसे करता है और बहिर्जात क्यों समतल स्थापक बल के नाम से जाना जाता है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि अंतर्जात बल के माध्यम से जो स्थलाकृतियां बनी हुई हैं धरातल पर, उन स्थलाकृतियों को समतल करने का कार्य करता है बहिर्जात बल। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।